हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। कल हमने लेक्चर सेकंड जो लिया था उसमें हमने आवेश के मूलभूत गुण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने मूलभूत गुण के बारे में डिस्कशन किया था। उसके लिए हमने 3 रूल पढ़े थे। हमारे 3 रूल कौन कौन से थे उसको वापस मैं एक बार बता देता हूं। जो बच्चे नए हैं वो वापस देख लेंगे और जो बच्चे पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल क्या था? हमने फर्स्ट पढ़ा था आवेश का संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम, ठीक है। सेकंड जो नियम था वो था क्वांटीकरण का नियम, क्लियर है। और थर्ड जो नियम था वो नियम था योजकता का नियम, ठीक है जी। एक बार थोड़ा सा समराइज करवा देता हूं ताकि आपको याद रहे और आगे की चीज हम पढ़ना स्टार्ट करें। आवेश का संरक्षण का नियम क्या था? आवेश का संरक्षण का नियम था आवेश को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। क्वांटीकरण का नियम था जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम था। ये नियम था Q बराबर में Ne, Q बराबर में Ne, जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया था पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। और हमने एक योजकता का नियम लिया था। योजकता में हमने क्या बोला था? जो टोटल चार्ज होंगे, मतलब हमारे पास कुल आवेश होंगे, कुल आवेश के लिए हम क्या करेंगे? उनको क्या करेंगे? उनका बीजीय योग कर देंगे। उनका क्या कर देंगे? बीजीय योग करेंगे। हमने ये आपसे बात कल करी थी और आपको इस पे एक न्यूमेरिकल भी बताया था, क्लियर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। कौन सा टॉपिक है? कूलाम का नियम। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं, वो टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। क्या बोलता है कूलाम? कूलाम क्या बोलता है? आपने इससे पहले एक चीज चेक करी होगी। कूलाम हमने चार्ज की, मतलब हमने आवेश की बात की थी आवेश की। तो कूलाम जो होगा वो आवेशों की बात करेगा। हम इससे पहले गुरुत्वाकर्षण में एक नियम पढ़ के आए हुए हैं, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था F समानुपाती m1 m2 के होता था और F समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर के। मतलब समानुपाती किसके था? m1 m2 के, और व्युत्क्रमानुपाती किसका था? उसकी दूरी के वर्ग के। बात समझ आ रही है? तो हम क्या बोलते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम को आधार मानते हुए कूलम ने क्या किया था? कूलम ने दो चार्ज, मतलब दो आवेशों के बीच में क्या बोला था कि आकर्षण और प्रतिकर्षण लगता है और उनकी दूरी का 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। वापिस बोलूंगा, दो बिंदु आवेश के जो परिमाण होते हैं उनके लिए क्या बोला था? दो बिंदु आवेश का जो परिमाण होता है Q1 Q2, उसका जो गुणा होगा, उसका गुणनफल होगा, वो किसके समानुपाती होगा? उसके बल के समानुपाती होगा। और जो उसकी दूरी का वर्ग उसके किसके समानुपाती होगा? उसके बल के समानुपाती होगा। जैसा इसमें G लिखा है, इसमें क्या बोलते हैं? इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहां पर भी कोई नियतांक लगाएंगे, उसकी बात हम आपको बताएंगे, क्लियर है। तो हम क्या बोलते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, तो हम क्या बोल रहे हैं? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है? मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट चार्ज बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? मान लो ये कोई चार्ज है, तो इनके बीच में जो दूरी होगी वो बहुत क्या होती है? वो बहुत क्या होती है? नगण्य होती है। नगण्य का अर्थ क्या हुआ कि मान लो, अगर मैं मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, अगर ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़े हैं, अगर मैं 2.1 सेंटीमीटर दूरी कर दूंगा तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब दोनों के बीच की जो दूरी होगी उस पे वो पॉइंट चार्ज, वो बिंदु आवेश निर्भर करता है। बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या बोला? दो बिंदु आवेशों के परिमाणों का गुणनफल उसके बल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्लियर है। तो इसको हम छोटा सा लिखेंगे और आपको जो इसके नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं ताकि आपको अभी के लिए शॉर्ट नोट्स टाइप में याद रहे। इसको मैं इरेज कर देता हूं।
ताकि आपको ये भी याद रहे। मतलब जो हमने कूलम्ब ने अपना काम करना स्टार्ट किया था वो किसके बेस से उठाया था। क्लियर है? तो मैं लिखता हूं जो इसका पहला पॉइंट है, दो बिंदु आवेशों के परिमाण की मात्रा का गुणनफल। सेकंड लिखेंगे बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके साथ में? फोर्स के साथ में। तो मतलब बल के साथ में हम क्या बोलेंगे? Q1 Q2 और सेकंड क्या बोलेंगे? 1/r²। बात समझ आ रही है? तो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। क्लियर बात समझ आ गई? आगे क्या लिखेंगे? आगे हम ये लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2/r², समीकरण 1 व 2 से। बात समझ आ गई? अब समानुपाती हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, मतलब नियतांक लगाएंगे। तो F बराबर में Q1 Q2/r², इसको क्या बोलेंगे? कुल नियतांक। ठीक है, नियतांक बोलेंगे जिसका मान क्या रखते हैं? 1/4πε0। अब एप्सिलॉन नोट क्या होता है? इसको बोलते हैं हम विद्युतशीलता। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे परमिटिविटी। और 1/4πε0 का जो मान होता है वो कितना होता है? 9 × 10⁹। क्लियर है? 9 × 10⁹। अगर आपसे कोई खाली पूछ ले एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है तो आप क्या लिखोगे? इसके नीचे लिख देता हूं मैं, इसके नीचे लिख देता हूं। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। क्लियर बात? अब इसमें मैंने जगह छोड़ी है, वो आपको बताऊंगा किस लिए छोड़ी है। ठीक है जी, ये उतारो। फर्स्ट स्टेप आपका ये है जी, सेकंड आपका ये है जी, देन आप ये उतारोगे और उसके बाद हम ये उतारेंगे। उतारो जी, समय आपके पास 1 मिनट का। वापस समझाएंगे इसको, फिर हम एक बार उतारो आप। फिर आपको मैं परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता के बारे में बताऊंगा, क्या होती है विद्युतशीलता। उतार लिया, इरेज कर दूं? अच्छा, इसको इरेज कर। अब देखो जी, यहां से हम एक चीज निकालते हैं, मतलब इस फॉर्मूले से एक चीज निकालते हैं। आप देखो जी, F/r² Q1 Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? K। अब हमें मात्रक निकालना है। मात्रक के लिए हम क्या करेंगे? यूनिट, मतलब F की मतलब न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो किसका मात्रक निकाला आपने? K का मात्रक निकाला। तो K के मात्रक के आगे हम क्या लिख देंगे? न्यूटन। अगर मैं इसको इंग्लिश में ऐसे लिखूं, छोटे में लिखूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। बात समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम निकालेंगे किसकी? एप्सिलॉन नॉट की निकालोगे। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालोगे? आप 1/ε, इसको इधर भेज दोगे और इसको इधर ले आओगे। निकाल के दिखा देता हूं अगर आप कहो तो हम क्या लिखेंगे? F बराबर में K Q1 Q2/r²। तो क्या लिखोगे? F बराबर में 1/4πε0r² Q1 Q2। तो एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? Q1 Q2/4πFr²। बात समझ आ रही है? अब देखो क्या लिखोगे? कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन में Fr², मतलब F का मतलब क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन की नोट की क्या आ गई, कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हमने दोनों निकाल ली। इसमें क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। कुछ गलती तो नहीं करी, देखो जी k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भेजा और ये f को नीचे ले, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 कूलम्ब का स्क्वायर, f का मतलब न्यूटन, r का मतलब मीटर स्क्वायर। इसमें चेक कर लेते हैं वापस, कुछ गलती तो नहीं करी। कहाँ गया ये राजी, f का मतलब न्यूटन, r का मतलब मीटर स्क्वायर, q1 q2 का मतलब कूलम्ब का स्क्वायर। क्लियर है, f r स्क्वायर अपॉन q1 q2 बिल्कुल सही लिखा है जी, उतार सकते हो जी। इसको हम स्टार डाल देते हैं जी, IMP लिख देते हैं। IMP मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, उतारो जी। फिर हम आगे का कुछ बात करते हैं, मतलब हम विद्युतशीलता के बारे में आपको बताएंगे। इसकी वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, उतार लिया होगा उम्मीद करते हैं, नहीं तो पॉज करके उतार लेना जी। आओ जी, अब देखो जी विद्युतशीलता क्या होती है। विद्युतशीलता क्या होती है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं। आवेश के बारे में हम जान चुके हैं कि आवेश के बीच में जो आकर्षण प्रतिकर्षण होगा, अगर हम कुछ बीच में माध्यम रख देंगे तो उससे पे क्या फर्क पड़ेगा। आप समझो, अब जैसे हम आवेश की बात करते हैं, आवेश में हमने कल चालक और कुचालक की बात करी थी। तो अगर मैं चालक की बजाय कुचालक रख लूंगा तो आवेश का प्रवाह होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो वैसे ही आवेश के अंदर माध्यम का फर्क पड़ता है, माध्यम का फर्क पड़ता है। तो मतलब हमारा जो मीडियम है, हमारा जो माध्यम है वो किस टाइप का है ये डिपेंड करता है, ये उस पर निर्भर करता है। अब जैसे मैंने बोला कि ये दो मार्कर हैं या दो चार्ज हैं या दो आवेश हैं, इनके बीच में मैंने कुछ एक माध्यम भर दिया। अब मैंने माध्यम भर दिया तो माध्यम मैंने क्या बोला कि यहां से बल रेखाएं निकलती हैं 100 मतलब 100 निकलती हैं और यहां पहुंचती है 90, यहां पहुंचती है 90। तो मैंने बोला जो 10 थी वो 10 कहां रह गई, उसके माध्यम के कारण रुक गई। तो आप क्या बोलोगे, इस जो मीडियम है बीच में जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, बोलोगे 10 होगी। वो कितनी होगी, 10 होगी। अगर मैं इसके बीच में ये माध्यम रख देता हूं, अगर मैं इसके बीच में ये माध्यम रख देता हूं, अब क्या बोलता हूं मैं 100 भेजता हूं और इसके पास पहुंचती है कितनी 10, तो ये कितनी खा गया, ये खा गया 90। तो आपने बोला इस माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो कितनी है, 90 है। तो आपको समझ आया कि माध्यम की विद्युतशीलता के लिए हम क्या बात करते हैं। और हम हमेशा जब बात करते हैं वो निर्वात की बात करते हैं, मतलब हम निर्वात के अंदर जो हमने बात की एप्सिलॉन नॉट की बात की है वो निर्वात के अंदर की है। तो उसमें और अगर हम माध्यम रख लेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, उसके बीच में भी हम रिलेशन चेक करेंगे, उसके बीच में भी हम रिलेशन चेक करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो विद्युतशीलता होती क्या है वो क्या थी, वो मैंने आपको बताया। विद्युतशीलता मतलब अगर किसी दो आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम रख दिया जाता है तो वो माध्यम किस तरह काम करता है, मतलब उसकी जो बल रेखाएं हैं उनको कितना रोकता है। खाली बल रेखाएं नहीं, आवेश के कारण लगने वाला बल जो होगा उसके बीच में जो इफेक्ट करता है, लगने वाले आवेश के कारण लगने वाली जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फील्ड लाइंस होंगी, बल रेखाएं होंगी, उस पर कैसे इफेक्ट करता है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। अगर मैं बोल दूं कि आप एक लकड़ी लेके आओ और एक आप तांबे का टुकड़ा लेके आओ, तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, लकड़ी में तो करंट पास ही नहीं होगा, आप बोलोगे, और तांबे में आराम से होगा। कैसे पता आपको, आपको ऐसे पता कि जो लकड़ी का मैटर है, लकड़ी का जो पार्टिकल्स हैं उसमें आवेश बहता ही नहीं और तांबे में आराम से फ्लो करता है, मतलब आराम से बहता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें तो बहेगा, इसमें नहीं बहेगा। तो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग हमें विद्युतशीलता उसकी गिवन होती है अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो।
पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसकी गिवन होगी, पानी के लिए 80, जैसे एयर के लिए 1, इस टाइप से हमें और कंडक्टर के लिए जो हम चालक लेते हैं उसके लिए इन्फिनिटी होती है। तो ये अलग अलग विद्युतशीलता दी होती है। क्लियर है बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। तो हम क्या बात करते हैं, विद्युतशीलता क्या होती है, उस चीज को उसने कितना रोक के रख दिया। बात समझ आ गई। उसके बाद हम दोनों के बीच में रिलेशन भी पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, कूलाम नियम का सदिश निरूपण से पहले मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीजें क्या हैं? वो चीजें ये हैं, आप चीजों को समझना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर मान लो ये दूरी r1 है और ये r2 है, क्लियर है? r1 और r ये इसका जो है वो केंद्र है। अब दूरी मैंने क्या बोला, r1 और r2 है, सदिश की बात करना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोनों जो आपस में चार्ज हैं, आवेश हैं, आपस में क्या लगाएंगे, आपस में क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। तो मैंने बोला कि जो r21 है वो क्या आएगा, r2 माइनस r1 बाय त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज के नियम से हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज के नियम से r21 r2 माइनस r। बात समझ आ रही है? बात क्लियर है? अब देखो जी, मैंने अगर बोला, और ये क्या बोलेंगे, r12। अब मेरी बात सुनो, मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं वो बात क्या है, ये तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, वो मैंने आपको बताता हूं। कभी भी कोई भी दो चार्ज, दो आवेश अगर पड़े होते हैं तो वो आपस में क्या लगाएंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण। बात समझ आती है? बिल्कुल बात पढ़ के आ चुकी है। अब आपने बोला कि दो सेम आवेश हैं तो पक्का क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि जो सेकंड जो चार्ज है, जो सेकंड आवेश है, वो पहले पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। सेकंड जो आवेश है पहले के कारण क्या लगाएगा, बल लगाएगा, दूसरे पर एक के कारण, पहले पर दूसरे के कारण। समझ आ गई बात? दूसरे पर पहले के कारण। अब आप एक बात समझना जी, अगर कोई भी दुनिया में कोई भी चार्ज गिवन हो, वो चार्ज कैसे गिवन हो, आपको मैं एक थोड़ा सा थ्योरी में समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके। वैसे तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। मान लो ये जो इसके केंद्र में पड़ा है वो Q1 चार्ज पड़ा है, मतलब Q1 आवेश पड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए Q1 F13 जो हमारा बल होगा, F13 वो कैसे लगेगा, तो आपने कुछ नहीं बोलना, आपने बोलना है जो Q3 चार्ज है वो हमें क्या करेगा, बल लगाएगा। अगर बोल दिया F14 तो आप क्या बोलोगे, Q1 और Q4 के बीच में जो रिलेशन होगा, जो रिश्ता होगा, वो रिश्ता क्या होगा, F14 का होगा। F15 का बोल दिया तो Q1 और Q5 के बीच में, F16 का बोल दिया तो Q1 और Q6 के बीच में जो रिश्ता होगा वो रिश्ता क्या होगा, उसके बल का रिश्ता होगा, उसका जो रिलेशन होगा वो उसके साथ होगा। अब मैं वापिस बोलता हूं, मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि आप मेरे को एक चीज ड्रॉ करके बताओ, वो ड्रॉ चीज क्या थी, वो चीज ये थी। अच्छा, अब मैंने बोला F4-5 का रिश्ता बताओ। F4-5 का मतलब F4 पर 5 के द्वारा लगने वाला बल, तो आप क्या बोलोगे, सर ये लो F4-5 का मैंने बल बना दिया। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं बोलूंगा
कि किसी पर लगने वाला जो बल है वो आपको बताना है, तो आप क्या बताओगे कि जो 2 है ये 1 है, ये R12 है, ये R21 है। ये मैंने क्यों बोला है, ये मैंने इनके बीच की दूरी को डिनोट किया है। आपको मैं एक बात पहले भी बता देता हूं कि अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें गिवन हैं, पर फिर भी मैं आपको दोनों चीजों से रिलेट करके बता दूंगा और दोनों के आंसर सेम आएंगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? वापस बोलता हूं, दो डिस्टेंसेस पे कोई दो दूरियों पे दो चार्ज पड़े थे, दो आवेश पड़े थे Q1 और Q2। तो Q2 के कारण Q1 पे जो Q1 के कारण Q2 पे जो लगने वाला बल और Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल, जिनकी दूरियां R12 और R21 है। इससे पहले हम चार्ज की अगर आवेश की बात कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ के आ चुके हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं F12 बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। बात समझ आ गई? और R12 कैप। कैप का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एकांक सदिश, मतलब यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसका सदिश निरूपण करना है। क्या बोलते हैं? सदिश निरूपण करना है। समझ आ गई बात? इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब मेरी बात सुनो जी, आपको कई किताबों में ये R21 भी दिया होगा और यहाँ पे भी R21 दिया होगा। घबराने की बात नहीं है, इस दोनों को मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। मैं ये इसलिए करवा रहा हूं, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें R21 लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों क्या बात है, सेम है। अब देखो जी, इन दोनों पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, बराबर होगा या अलग अलग होगा? तो आप बोलोगे सर बिंदु आवेश की बात कर रहे हो तो लगने वाला जो बल होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। और अगर लगने वाला बल का बराबर होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, आप गति के नियमों में पढ़ के आ चुके होंगे कि F12 बराबर में F21 हो तो क्या होता है, दोनों की दिशाएं अगर अलग अलग होती है तो हम क्या पढ़ते हैं उसको, हम उसको पढ़ते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। क्या बोलते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम। F12 बराबर में माइनस F21। बात पढ़ के आ चुके हैं। अब देखो जी, वापस बोलता हूं, किताबों में अगर R21 दिया हो, यहाँ पे भी R21 दिया हो, घबराने की कोई बात नहीं है, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, हम दिखाएंगे आपको। ठीक है? अगर F21 की बात करना चाहेंगे तो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। ठीक है? बात समझ आ गई वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है जी। अब देखो जी सदिश के बारे में, तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, अगर R21 की बात करोगे तो हम क्या लिखते हैं इसको, R21 अपॉन R21। ये हम 11वीं में पढ़ के आ चुके हैं, सदिश वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे अगर नहीं लिखना चाह रहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला कि दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं, पर जो दोनों की दिशाएं हैं वो देखो क्या है, विपरीत है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे R12 बराबर में माइनस R21। अगर ऐसा नहीं बोलना चाह रहे तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि F12 बराबर में माइनस F21। बात समझ आ गई? किसके द्वारा? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। ठीक है जी, बात समझ आ गई? एक चीज और कर सकते हो, अगर करना चाह रहे हो तो K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर R12 कैप। अगर इसके आगे और करना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब R1 माइनस R2। ये भी कर सकते हो, तीनों चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर करना चाहोगे तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे K Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब। ठीक है? क्योंकि इसको अगर खोल देंगे, इसको हमने खोल के बताया हुआ है, तो R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है जी, ये ऐसे कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उतारो जी, 1 मिनट का समय है जी आपके पास।
अगर इसके एक आंसर जो खोलना चाहते हो तो ऐसे खोल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपकी सहूलियत के लिए अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो तो कोई चक्कर नहीं है। कूलॉम नियम का सदिश निरूपण एक बार वापस समझाना चाहूंगा, मेरे को कई बच्चों को लगता है समझ नहीं आया होगा, तो उनको मैं समझाऊंगा। आओ जी उतार लेते हैं, उतार लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। अब देखो जी क्या होता है, आपको ये चीज समझनी जरूरी है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए जिंदगी में। कभी भी दो आवेश की बात करता है, अगर Q1 Q2 आवेश की बात कर रहा है, Q2 Q1 की आवेश की बात कर रहा है, तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होगा F12 और F21, दो के पहले के कारण दूसरे पर, दूसरे के कारण पहले पर, हमने ये बात हमने जान चुके हैं, हमें समझ आ चुकी है। अब दोनों के बीच में अगर हम बोलेंगे तो दूरी क्या होगी, R12 और R21। अब दोनों की दिशाएं मान लो, अब देखो दोनों की दिशाएं कैसे हैं, ऐसे हैं, दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब अपने विलोपित डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन अगर उल्टी हैं, दोनों की दिशाएं उल्टी हैं, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है F12 बराबर में माइनस F12, न्यूटन जी हमें बता के गए हुए हैं। तो अगर वो बता के गए हैं तो उसको हमने क्या किया, इसमें यूज किया और कूलॉम का सदिश निरूपण कर दिया। किताबों में आपको पूरा यहाँ तक किया होगा, सिर्फ कैप वाला किया होगा, एकांक वाला, यूनिट वेक्टर वाला किया होगा, मैंने आपको पूरा उसको खोल के करवा दिया। तो आप करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहोगे तो भी कोई आपका गलत नहीं करेगा। और मैंने आपको वो चीज पहले बता चुका हूँ, F12 और F21 वाला, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उन किताबों में जो F12 बराबर में R12 ही दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप अपना कोई गलती वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब हमारा जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही तगड़ा टॉपिक है जी। तगड़ा इसलिए बोल रहा हूं जी मैं, क्योंकि वो टॉपिक समझ नहीं आता बच्चों को, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको उसका छोटा सा निरूपण आपको बताऊंगा ताकि आपको वो याद रहे। हमने विद्युतशीलता के बारे में पढ़ा हुआ है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, परावैद्युतांक के बारे में। परावैद्युतांक, हिंदी की थोड़ी चेक कर लेना जी, मेरे को हिंदी आती तो है पर वो नहीं आती, मात्राओं में गलती कर देता हूं जी, ठीक है जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में बोलना चाहे तो अब इसका जो वैल्यू हम, जो मैंने बोला था, हम निर्वात और माध्यम में दोनों के बीच में रिलेशन को बताएंगे आपको। तो वो रिलेशन कैसे बताएंगे, परावैद्युतांक जो होता है, हम परावैद्युतांक की बात करेंगे तो परावैद्युतांक को अगर हम एप्सिलॉन नॉट आर से बताएं तो हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट आर से बताएं तो हम बोलेंगे अगर निर्वात में बल अपॉन माध्यम में बल। निर्वात में बल का मतलब क्या बोला, निर्वात में बल का मतलब मैंने ये बोला कि हमने जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी कि Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये निकाली थी। अगर मीडियम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हम क्या बोलेंगे कि बड़े आराम से लिखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, कि Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट m अपॉन आर स्क्वायर। m का मतलब मीडियम बोल दिया जी, इसके बराबर में इसका जो वैल्यू है वो क्या लिख दिया हमने, एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इसको बोलेंगे परावैद्युतांक। कट 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 कट, ऊपर ये नीचे ये ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट m अपॉन एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी r नहीं, एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट r। अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अच्छा एक चीज हो, एप्सिलॉन नॉट r एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट m, ये भी लिखना, लिख सकते हैं हम।
अच्छा, इसके साथ एक बात और बता देता हूं आपको, मैं आपको दोनों चीजें बताता रहूंगा हर बार, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना आए। कई जगह में यहाँ पर एप्सिलॉन खाली लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, खाली एप्सिलॉन लिखा होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। उतारो जी। अब देखो जी, इसमें एक चीज और बताता हूं, इसी में ये जो हमने बोला था, ये किसकी बात की थी, ये की थी हमने जो हम ज्ञात करके आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम जो ज्ञात करके आ चुके हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं F अपॉन एफ एम। बात समझ आई या नहीं समझ आई? देखो ये हमने किसकी वैल्यू लिखी, ये हमने इसकी वैल्यू लिखी, और मीडियम की जो वैल्यू लिखी थी वो क्या थी, एम में थी, तो F अपॉन एफ एम ये भी तो लिख सकते हैं। अगर आपसे सवाल आ जाए कि आप हमें रिश्ता बताएं, अपना रिलेशन जो बताएं वो किसके बीच में बताएं, बलों के बीच में बताएं, तो बलों के बीच में रिलेशन क्या बताओगे, एफ अपॉन एफ एम बराबर में एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो आपका रिश्ता आएगा, ये जो आपका रिलेशन आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा जी, ठीक है जी। इसको मीडियम को किताबों में एप्सिलॉन लिखा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये माध्यम की बात कर रहा है, ठीक है जी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको वापस बता देता हूं मैं, वो मीडियम की मतलब माध्यम की बात करेगा, तो आपको कुछ परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। उतारो जी। लिख दिया जी मैंने साइड में, यहाँ लिख देता हूँ वापस अगर से आओ तो, और एप्सिलॉन नोट को लिखेंगे ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट एम को लिखे हैं माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट जीरो को लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो वापस समझाता हूं। निर्वात में बल मतलब हम क्या बोलेंगे, फोर्स इन क्या बोलेंगे, जो हमारा निर्वात है, और फोर्स इन मीडियम। बात समझ आ गई? तो इसके लिए हम बोलेंगे कि Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कूलम्ब समूहों के बीच में, क्योंकि निर्वात की बात की थी कि Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन m अपॉन आर स्क्वायर, इससे हमने एक सिमेट्री निकाली और ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? इसको मिटोया जाए। अच्छा जी, मिटो रहे जी। एक अच्छी बात बताता हूं जी आपको लास्ट में, वो बात क्या है, जो हमारे कुचालक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परावैद्युतांक, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, कुचालक होते हैं जी। समझ आ गई बात? कुचालक क्या होते हैं, परावैद्युतांक होते हैं हमारे जो कुचालक होते हैं। तो ये नोट डाल के रहना, कुचालकों को परावैद्युतांक भी कहा जाता है, या परावैद्युतांक कुचालक के अंदर आते हैं, ठीक है जी। बात समझ आ गई? ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कूलाम का नियम। तो अच्छा टॉपिक समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देता हूं। कूलाम के नियम से के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमने पढ़ा था, ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम, ठीक है जी। ये हमारे को न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम देगा, ठीक है जी। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एम। इसको हमने ऐसे लिख के भी पढ़ लिया, इसको बोल दिया हमने परावैद्युतांक। ये क्या थी, ये थी माध्यम की विद्युतशीलता, और ये क्या थी, ये क्या थी, निर्वात की विद्युतशीलता।
दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया जी। बात समझ आ गई। इसके साथ हमने इसके बराबर में एक चीज और पढ़ी थी, F/F1, ये बात भी हमने इसके साथ ही पढ़ी थी। तो दोनों तीनों चीजें हमने कंफर्म कर ली। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था आज, कि Q1 Q2 R12 अपॉन R12 का स्क्वायर, F12 और F21 क्या आएगा, कि Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, R21 का उसका यूनिट वेक्टर। ये दोनों तीनों चीजें हमने पढ़ी थी। बात समझ आ गई। तो ये जो लास्ट में हम बताते हैं आपको, तो ये लास्ट में आप छोटा सा डिब्बा बना के उस पे लिखे करो नोट। कौन सा नोट, हमारा नोट, 10 रुपए का नोट, 15 रुपए का नोट, 15 का नहीं 10 का नोट, उस तरह डिब्बा बना के लिखोगे तो आपका लेक्चर इतना आपने पढ़ लिया और इतना आपको याद हो गया। तो ये समरी बन जाती है ताकि हमें याद रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि लेक्चर को प्रॉपर देखा करें, पूरा देखा करें, ताकि आपको सारी चीज समझ आ सके। मेरी हर एक पॉइंट में जो बात बोलता हूं, बिंदु आवेश के बारे में क्या होता है, वो कैसे हुआ, ये सब बताया आपको मैंने। वो चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो मेरे हिसाब से आपको फिजिक्स में कभी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम अध्यारोपण का सिद्धांत और विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इसके बाद वाला कुछ बनता है तो हम कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल का। मतलब हम इस हमारा जो, देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं, आज आपको बता देता हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे जो नए हैं उनको भी बता देता हूं, और जो पुराने हैं वो भी सुन लो जी। हमारा क्या सीन रहता है, हमारा ये सीन रहता है कि जैसे मान लो 3 टॉपिक कंप्लीट हुए, ठीक है, रिलेशन में 3 टॉपिक है ना, रिलेशन में 3 टॉपिक कंप्लीट हुए, उसके हम क्या करा देंगे, आपको न्यूमेरिकल करवा देंगे, न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो उस 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको एक वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। मतलब सिंगल न्यूमेरिकल तो हम करवाते हैं क्लास में, मतलब आपको करवाया, टॉपिक करवाया, उसका न्यूमेरिकल करवा दिया। बट जो ये टॉपिक होंगे, ये जो क्लास होगी अराउंड 1 आवर की क्लास से ऊपर लग जाती है, 1 आवर से ऊपर लगती है। इस क्लास में बच्चों हम आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करवाएंगे विद कॉन्सेप्ट। मतलब आपको कॉन्सेप्ट पुराने वाले याद करवाएंगे, बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट था, बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट था, उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेथड है वो पसंद आया होगा, ताकि आपका जो 3 या 4 डेज का सिलेबस होगा वो क्या होता है, कवर हो जाता है। कवर कैसे हो जाता है, 3 दिन मैंने पढ़ाया, 3 दिन आपने पढ़ा। अगर मान लो कोई बच्चा नहीं पढ़ता, मान लो बच्चा एक आधा दिन मिस कर देता है, तो हमने क्या बोला कि 3 दिन की बजाय उसने 2 डेज पढ़े, 2 डेज पढ़े, एक दिन का उसने स्किप कर दिया और चौथे दिन मिला हमें, हेलो सर, चौथे दिन हमें मिलता है, उस दिन सेशन होता है न्यूमेरिकल का। तो हम उस न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, जो तीसरे दिन उसने छोड़ा है उसके न्यूमेरिकल भी ऐड होंगे, और जब न्यूमेरिकल ऐड होंगे तो उसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको, और वो कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसकी क्लास में जो कॉन्सेप्ट, जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो तो नहीं क्लियर होंगे, बट जो बिग कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो न्यूमेरिकल में यूज हो रहे हैं, वो उसके कवर हो जाएंगे। हाँ, पर तीसरे दिन की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर नहीं होंगे, क्योंकि क्लास के कॉन्सेप्ट तो क्लास के साथ ही कवर होंगे। न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट आपके जो पहले पढ़े होंगे, तो आप ऐसे 2 मिनट और चुटकियों में न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दोगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस हिसाब से अगर चलेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे। अगर हम शॉर्टकट्स मारेंगे तो शॉर्टकट्स फिजिक्स में चलेंगे नहीं बच्चा। तो शॉर्टकट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर हमें पता है 3 × 4 12 होता है, तो हमें 3000 × 2000 के मतलब का भी पता होना चाहिए क्या होगा। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को, उस थ्योरी को सबको फोड़ देंगे। अगर बच्चों ने डिमांड की है कि हिंदी मीडियम का स्टार्ट करो, तो हम भी आपके लिए हिंदी मीडियम लेके आए हैं। तो उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरा ये मोटिव रहता है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करूं, और चीजों को जितना आगे बता सकूं उसको बताऊं, और आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिलते हैं, तो आप नोट्स समेत चीजों को पढ़ो,
और आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, उस दिन का सेशन आप देना, कितना मजेदार होगा, आपको भी करने में मजा आएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेंगे। कल हम फिर मिलेंगे आपको इसी समय पर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको सर ये तो कहाँ से आ गया, है ना, तो वो देखें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, हमें पता लग जाता है, जो अनसब्सक्राइब वाले आ जाते हैं पता लग जाता है, तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आसपास के जितने भी दोस्त अपने हैं +2 वाले उनको फैला दो, और जो इंग्लिश मीडियम वाले आपके मित्र हैं उनको बोलो कि आपकी क्लासेस हमने डाली हुई हैं, और हिंदी मीडियम वालों को इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो, ताकि हमें बच्चों को पता लग जाए कि हिंदी मीडियम का भी सेशन स्टार्ट हो रहा है। वीडियोस रेगुलर डाल रही हैं तो आप भी रेगुलर रहें। थैंक यू वेरी मच।